आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो रीट की पात्रता परीक्षा होने वाली है उसके सामाजिक अध्ययन का हम मॉडल पेपर है वो कर रहे हैं। आज का हमारा मॉडल पेपर है वो 18 नंबर का रहने वाला है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए आज के हमारे मॉडल पेपर पे चलते हैं। तो आज का सामाजिक अध्ययन का हम मॉडल पेपर कर रहे हैं और इसके पहले 60 प्रश्न है वो आने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न यानी 91 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है सभी जीवों का अध्ययन करना, प्रकृति का अध्ययन या समाज का अध्ययन या भौतिक वातावरण का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है वो क्या होता है? सामाजिक अध्ययन का मतलब समाज का अध्ययन करना होता है। तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, सामाजिक अध्ययन को मान्यता कब दी गई थी? सामाजिक अध्ययन इसको मान्यता है वो कब दी गई थी? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। तो सामाजिक अध्ययन इसको मान्यता है 1916 के अंदर है वो दी गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों का एकीकृत ज्ञान देना, बिल्कुल सही है। सहयोग की भावना का विकास करना ये भी होता है और चरित्र निर्माण भी होता है। इस प्रकार हमारा उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, शिक्षण की त्रिभुवीय प्रक्रिया के जन्म जाता है। जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, रूसो। तो शिक्षण की जो त्रिध्रुवीय जो प्रक्रिया के जन्म जाता है वो किसे माना जाता है? जॉन डीवी ने शिक्षा के 3 शिक्षण करवाने के लिए उन्होंने 3 आयाम है वो बताए थे, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक शिक्षार्थी यानी पाठ्य पुस्तक, हम जिसको पाठ्य पुस्तक और शिक्षक हो जाता है, और शिक्षार्थी, इसके अंदर शिक्षार्थी है वो एक आश्रित चर के रूप में भूमिका निभाता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 95 है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए क्या अधिक आवश्यक होता है? श्यामपट्ट का उपयोग करना, साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना या व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा विषय को स्पष्ट करना या विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाना। तो प्रभावी जो शिक्षण होता है और सफल शिक्षण है अधिक से अधिक आवश्यक है वो क्या रहता है? तो इसके अंदर व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा हम विषय का स्पष्ट ज्ञान करवाना होता है। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान होते हैं? पूर्व के अनुभव है वो किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? भाषा के रूप में, प्रतिभा के रूप में या तृतीय या चतुर्थ के रूप में? तो पूर्व का व्यक्ति की पूर्व के अनुभव है वो किस रूप के अंदर है वो विद्यमान है वो रहते हैं, यह मैं पूछा है। तो ये प्रतिभा के रूप में है, प्रतिमा के रूप में हमारे पास दिमाग के अंदर एक इनकी संरचना है वो रहती है। प्रतिभा नहीं, सॉरी, प्रतिमा के रूप में है वो रहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, समस्या संबंधी प्रयोग करना परीक्षा पद्धति कौन सा चरण है? समस्या संबंधी की बात हो रही है, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? समस्या संबंधी प्रयोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, किसके कौन सा चरण है वो होता है? परीक्षा जो पद्धति होती है उसके अंदर समस्या संबंधी प्रयोग है वो द्वितीय चरण है वो होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं तो सर्वोत्तम साधन क्या होता है? मान लीजिए कोई भी हम शिक्षा के अंदर है वो पढ़ा रहे हैं और हमारे पास वास्तविक चीज़ों को हम नहीं लेकर के आ सकते हैं, तो हम उसके पास क्या करेंगे? मॉडल है या रेखा चित्र है, श्यामपट्ट किसका प्रयोग करेंगे? रेखा चित्र का, ग्राफ का, श्यामपट्ट का या मॉडल का? तो हम मॉडल का प्रयोग है वो करेंगे। जैसे हमें कक्षा के अंदर है वो किले के बारे में पढ़ाना है तो हम किले को तो ला नहीं सकते, तो हम मॉडल का प्रयोग है वहाँ पर करेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति किस व्यवहारिक ज्ञान हमें देना है? तो भाषा भाषण पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति या समस्या समाधान पद्धति? तो कौन सी होती है? तो प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जो व्यवहारिक ज्ञान है करके सीखते हैं, इसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न है, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न हो
उत्तर न होकर के एक उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता एवं विश्वसनीयता। तो किस प्रकार की मूल्यांकन की एक वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है या व्यापकता। कहने का मतलब एक उत्तर न होकर के एक से विभिन्न उत्तर नहीं होने, एक ही उत्तर है वो होना चाहिए। तो वहाँ पर किस प्रकार का विषय निष्ठता, वस्तुनिष्ठता होती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्याप्त सबसे बड़ा हड़प्पियन है। भारत में ही प्राप्त है और सबसे बड़ा हड़प्पियन का मतलब हड़प्पाकालीन सभ्यता है। तो लोथल में, राखीगढ़ी में, कालीबंगा में या बनावली के अंदर। तो भारत के अंदर पर्याप्त सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन अवशेष है वो देखने को मिलते हैं। तो राखीगढ़ी के अंदर है वो मिलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर है वो होती है। 1 डिग्री अक्षांश है वो धरातल की बात, अक्षांश के ऊपर 1 डिग्री और धरातल के ऊपर है वो किस प्रकार से बराबर है वो होती है। 11 किलोमीटर के बराबर, 111 किलोमीटर के बराबर या 21 किलोमीटर के बराबर या 121 किलोमीटर के बराबर। तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी धरातल के ऊपर 111 किलोमीटर के बराबर है वो होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, गंगा एवं यमुना नदी को हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। किसका गंगा और यमुना नदियों का सबसे पहले हमें उल्लेख है वो कहाँ पर हमें मिलता है। ऋग्वेद में, छंदोग्य उपनिषद में, अथर्ववेद में या शतपथ ब्राह्मण के अंदर। तो किसके अंदर है वो मिलता है। गंगा और यमुना का सबसे पहले उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर है वो मिलता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। 4 मिनट का, 1 घंटे का, 15 मिनट का या 12 घंटे का। तो एक देशांतर से, मान लो ये देशांतर है, ये दूसरे देशांतर, तीसरे, इनके मध्य है वो कितने मिनट का है वो समय होता है, यह हमें पूछा है। तो 4 मिनट का समय है वो होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है। राजस्थान जनगणना 2011 से हमें यह प्रश्न पूछा है और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। 52.10%, 66.17% या फिर 79.20% या 65%। तो 2011 के अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 52.10% है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 106 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ या किन स्तंभों पर मौर्य स्तंभ के किन स्तंभों के ऊपर शीर्ष का उल्लेख है। सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ, कोल्वाहा स्तंभ या लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ के अंदर। तो मौर्यकालीन अशोक से संबंधित हमें ये पूछा है और वहाँ पर सिंह का यानी शेर का है वो दृश्य एक ऊपर इसके ऊपर दिखाया गया है। तो सारनाथ पे भी है, सांची पे भी है, कोल्वाहा सभी के ऊपर है। तो 1, 2, 3 यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी चौथा ऑप्शन इसका है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, कुमारगुप्त के काल में लौट से 10 आने वाली श्रेणी जिस वस्तु व्यापार करती थी वह है हाथीदांत से, अश्व से, रत्न से या रेशमी कपड़ा से। तो किस से प्रयोग है वो करती थी। तो रेशमी कपड़ा का प्रयोग है वो करती थी। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किसके साथ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती है और उसने किसके साथ विवाह है वो किया था। नागसेन से, अग्निमित्र से या रुद्रसेन द्वितीय से या रुद्रसेन प्रथम से। तो किसके साथ है वो विवाह हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय के साथ है इसका विवाह है वो संपन्न हुआ था। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, 109 प्रश्न है, वराह मिहिर द्वारा रचित नहीं है। इनमें से कौन सा वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। वृहत संहिता, वृहत जातक, पंच सिद्धांतिका या ब्रह्मस्फुट। तो किसका रचित है, कौन सा रचित नहीं है, ये हमें पूछा। तो ब्रह्मस्फुट है वो इनके द्वारा रचित नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन था। दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है और वहाँ पर प्रथम हिंदू राज्य कौन था। श्री विजय खोतान, सुमात्रा या जावा। तो कौन सा था
श्री विजय था, पहला ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, चिश्तिया संप्रदाय यानी चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित सूफी संतों में से किस एक को चिराग ए देहलवी कहा जाता? चिराग ए देहलवी है वो किसे कहा जाता है? शेख सलीम चिश्ती को, शेख नासिरुद्दीन को, शेख निजामुद्दीन औलिया को या शेख फरीदुद्दीन को? तो किसको चिराग ए देहली है वो कहा जाता है? तो शेख निसारुद्दीन है इसे कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तरी भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक है वो नानक को माना जाता है, रामानुज को माना जाता है, या रामानंद को, या शंकराचार्य को? तो किसे माना जाता है? द्रविड़ भक्ति उपजे उत्तर लायो रामानंद। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर रामानंद है वो सही हो जाएगा। प्रवर्तक है वो उत्तर भारत के अंदर है, वो रामानंद लेके आए थे। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, परिक्रमण गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण नहीं होता, क्या नहीं होता है? दिन और रात का छोटा व बड़ा होना बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। ऋतु परिवर्तन भी होती है, उपसमर और अपसमार का होना भी होता है, लेकिन दिन और रात का बनना है वो नहीं होता। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा, और गलत ही हमें पूछा है तो चौथा हो इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला भरता है, कहाँ पर भरता है? राजसमंद के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, या जोधपुर के अंदर? कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी यानी 11 को दिन जौहर का मेला है वो। जौहर आपको पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था, तो चित्तौड़ के अंदर ये मेला भरता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, गिंगोली का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य लड़े गया था? कौन सा युद्ध गिंगोली का युद्ध है वो किन दो राजाओं के मध्य है वो हुआ था? जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के मानसिंह। जगत सिंह और मानसिंह के मध्य हुआ था, या जयपुर के जगत सिंह और मेवाड़ के भीम सिंह के मध्य, या फिर बीकानेर के सूरत सिंह हैं, या जयपुर के स्वाई जगत सिंह, मेवाड़ के भीम सिंह हैं, या मान सिंह के मध्य? तो आपको पता है गिंगोली का युद्ध है वो दो शासकों के मध्य हुआ था। जयपुर का जगत सिंह था और मेवाड़ का मारवाड़ का मान सिंह है वो प्रथम था। तो मान सिंह प्रथम कहाँ? मान सिंह प्रथम यानी पहला ऑप्शन है इसके अंदर है, तो पहला ऑप्शन इसका है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का वर्णन है वो नहीं किया गया है? हाँ और नहीं को हमें विशेष रूप से गोला करते हुए चलना है। राजनीति का, सांस्कृतिक का, सामाजिक का, या आर्थिक का? आर्थिक का तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर है, प्रस्तावना की बात है, उसके अंदर न्याय का वर्णन है वो किसका नहीं मिलता है? तो सांस्कृतिक का न्याय नहीं मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय है, हमें ध्यान रखना है। उस समय सबसे पहले यानी भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी उस समय, उसका उत्तर अलग हो जाएगा। और वर्तमान की बात करता है तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। वर्तमान के अंदर पूछा है तो 395 और 10 अनुसूचियां, 474 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां, या 395 एवं 12 अनुसूचियां, 396 एवं 15 अनुसूचियां? तो इसका राइट हो जाएगा 395 और 12 अनुसूचियां हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो किया गया है? भारतीय संविधान के अंदर कौन से में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हुआ है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, या भाग 5 में? तो किस के अंदर है वो हुआ? तो भाग 4 के अंदर है वो हुआ। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, अनुच्छेद 21 किसकी बात कर? अनुच्छेद 21 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। किस मौलिक अधिकार का वर्णन है वो अनुच्छेद 21 के अंदर है वो किया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार? तो किसका है? जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 21 के अंदर है वो किया गया है। प्रश्न नंबर 120 है, मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को बताया गया है। सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, समरस, या लोकप्रिय? तो किसे मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति का उल्लेख है वो किस में बताया गया है? ये सामाजिक के अंदर है वो बताया गया। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर
राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 की ओर चलते हैं। भारतीय विदेश संबंधों का संचालन किसके नाम पर होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं विदेश मंत्री। तो किसके ऊपर है वो होता है? तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो पद ग्रहण के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी संसद के सदस्य है वो नहीं थे? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, पीवी नरसिंह राव या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कौन था जो किसी भी सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिंह राव थे। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का उच्चतम न्यायालय, भारतीय संसद, भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान की रक्षा करने का जो प्रमुख दायित्व सौंपा गया है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा वो किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है। राजस्थान की प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? आप हमें यह बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। आप अपना उत्तर लिख करके टाइप करके भेजे हमें। वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री है वो उप मुख्यमंत्री कौन है? हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में है वो कौन है ये हमें बताइए। हरिशंकर, उस समय प्रथम की बात कर रहे हैं हरिशंकर भाबड़ा, टीकाराम पालीवाल, बनवारी लाल बेरवा या सचिन पायलट। तो कौन प्रथम उप मुख्यमंत्री है वो रहे हैं? तो टीकाराम पालीवाल थे, ये थे। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? जिला कलेक्टर को, जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को या पंचायत समिति प्रधान को। तो किसको करते हैं? विकास अधिकारी को है वो करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पर? सामान्य वायुदाब है वो पाया जाता है पर्वतों में, रेगिस्तानों में, सागर तल पर या धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। तो कहाँ पर है वो पाया जाता है? सागरों के अंदर सामान्य है वो वायुदाब है वो पाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस है वो उत्तरदायी होती है? तो उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। इस प्रकार उपयुक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है। उपोषण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? यानी उपोषण उच्च दाब से विषुवत रेखीय की ओर चलने वाली कौन सी होती है? व्यापारिक पवनें, पछवा पवनें, ध्रुवीय पवनें या गरजता चालीसा। तो कौन सी है वो होती है? व्यापारिक पवनें हैं वो होती है। पवनों से एक प्रश्न है वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और आप मॉडल पेपर देख रहे हैं, इनमें से आपका एक प्रश्न है वो पड़ जाएगा। हम कभी व्यापारिक पवनों से प्रश्न लेके आपके सामने रख रहे हैं, कभी पछवा पवनों से, कभी गरजता व चालीसा। तो इनसे हम प्रश्न आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो इनमें से एक प्रश्न आपको व्यापारिक पवनों से तो एक प्रश्न बाहर जाएगा नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129 है। क्रिस्टल वर्षा या फ्रस्टल वर्षा किस कारण होती है? संवहनीय धारा के कारण, समुद्री हवा के कारण या चक्रवातीय गतिविधि के कारण या पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन के कारण। तो क्रिस्टल जो वर्षा होती है वो चक्रवातीय गतिविधि के कारण है वो होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है। बीमा विषय को भारतीय संविधान की किस सूची के अंदर रखा गया है? संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में या अवशिष्ट सूची के अंदर। तो किस सूची के अंदर बीमा के विषय को है वो रखा गया है? तो संघ सूची के अंदर है वो आता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है। बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है। बैंक दर कौन सी होती है ये हमें पूछा है। तो बैंक दर पब्लिक को उधार देती है तो नहीं होता है। आरबीआई पब्लिक को उधार देता है यह भी नहीं होता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अन्य देशों को नहीं, बल्कि तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है वह बैंक दर होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि तीव्र ढालों पर
मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मल्चिंग, रक्षक मेखला या वेदिका कृषि या फिर बीज की फसल उगाना। तो कौन क्या पूछा है? तीव्र ढालों के अंदर हमें ऐसे ढालों का है वार, तो यहाँ पर हमें किस प्रकार की खेती करेंगे जिससे ये मृदा है वो आगे है वो नहीं जाएगी, तो कौन सी खेती है वो होगी? तो वेदिका कृषि है वो होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ पर स्थित है? मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, पन्नू घाटी लद्दाख के अंदर, कोटा राजस्थान में, ए व बी दोनों के अंदर। तो कहाँ पर भूतापीय, क्या पूछा है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर है वो लगे हुए हैं? तो पन्ना घाटी लद्दाख के अंदर है, कोटा के अंदर नहीं है। तो इस प्रकार मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में पहला और दूसरा यानी चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 की ओर चलते हैं। सनराइज उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? सनराइज एक उद्योग है, उसको किस नाम से जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग को, चीनी उद्योग को, सूचना प्रौद्योगिकी को या लोहे इस्पात उद्योग को? तो किसको है वो सनराइज उद्योग के नाम से है वो जाना जाता है? तो सूचना उद्योग है उसे हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है वो नहीं है? मृदा, स्थलाकृति, खनिज व शिक्षा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन सा नहीं है? ये हमें पूछा। तो शिक्षा है वो नहीं होता है और सभी है होते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, भारत की स्रोत चोटी के यानी केटू जिसे गोडविन ऑस्टिन पीक के नाम से जाना जाता है, किस पर्वत चोटी, किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? कराकोरम के अंदर या लघु हिमालय के अंदर या जास्कर के अंदर या महान हिमालय के अंदर? तो किस के अंदर है? तो कराकोरम है इसके अंदर है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितनी ऋतुओं के अंदर बांटा गया है? 4 ऋतुओं में, 3 में, 5 में या 6 के अंदर? तो भारतीय जो ऋतुएं हैं इसको 4 ऋतुओं के अंदर है वो बांटा गया है। तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, सोगान तथा साल के वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में या मरुस्थलीय वनों के अंदर? तो सोगान और साल जो वृक्ष हैं वो हमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है? हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना या सरदार सरोवर परियोजना या बगलियाहार परियोजना? तो देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो भाखड़ा नागल परियोजना है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, मुगल बादशाह है शाहजहां ने किस अभियान पर जाते समय अजमेर के शासक जय सिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि से नवाजा था? गुजरात अभियान के समय, अहमदनगर अभियान के समय या कंधार अभियान के समय या काबुल अभियान के समय? तो किस अभियान के समय जा रहे थे आमेर के जिसका नाम जय सिंह है वो प्रथम था और उनको मिर्जा की उपाधि है वो दी गई थी? तो कंधार अभियान के समय जा रहे थे, उस समय इनको मिर्जा की उपाधि से वशीभूत किया गया था। किसके द्वारा? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा है वो दी गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141 है, वर्ष 2011 में राज्य की सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? चूरू की 15 है, बाड़मेर की कितनी है? जैसलमेर की 17 है, चूरू की 152 है, 15 नहीं 152 है। चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर या करौली? तो जैसलमेर की कितनी है? 17 है। चूरू की 151 या 52 के लगभग आती है और बाड़मेर की 187 या 185 के करीब है वो आती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, नवीन बरखान बालूका स्तूप एवं वायु घाटियाँ किस क्षेत्र के अंदर? अच्छा, नवीन बरखान और बालूका स्तूप वायु घाटियाँ किस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है? शेखावाटी क्षेत्र में, विध्यन कगार क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में या वांगड़ क्षेत्र के अंदर? तो किस क्षेत्र के अंदर? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बरखान है वो मिलते हैं। आंधी है वो चलती है, इसके कारण है वो नए बरखानों का निर्माण है वो होता रहता है। कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे, तो बरखान है उनका निर्माण है वो होता रहता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है
हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, राजस्थान का प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? अंता, नरोरा, धौलपुर और बरसिंहपुरा। तो कौन सा है? अंता है, वो हो जाता है पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, निम्न में से कौन सा बहुमूल्य खनिज राजस्थान में प्रचुर मात्रा के अंदर वो पाया जाता है? सुलेमानी पत्थर, मणिका, नीलम और फिरोजा। तो कौन सा है बहुमूल्य खनिज राजस्थान के अंदर है वो देखने को मिलता है? तो मणिका है, माणिका ये मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? कौन से मालवा पठार का विस्तार है? पूर्वी क्षेत्र के अंदर या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी में या दक्षिण पश्चिम के अंदर? राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर मालवा पठार का विस्तार है वो देखने को मिलता है? तो दक्षिण पूर्व के अंदर है वो मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरहरि विष्णु गाडगिल, महाराव भीम सिंह, हीरालाल शास्त्री। तो किसके समय हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के समय है वो हुआ था। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, निम्न में से किस दुर्ग को मेवाड़ का संकटकालीन राजधानी कहा जाता? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है वो किस दुर्ग को कहा जाता था? अचलगढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को या गागरोन दुर्ग को या कुंभलगढ़ दुर्ग को? तो किस दुर्ग को कहा जाता था? तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी हुआ करती थी। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव किस हेतु प्रसिद्ध है? उस्ता कला के लिए, बंधेज कला के लिए, दाबू प्रिंट के लिए या मीनाकारी के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अकोला है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 149 है, बेणेश्वर में डूंगरपुर जिले की किस तहसील में लगता है? आसपुर में, नवा टापरा में या सांवला में या देशपुर के अंदर? तो कहाँ पर है? आसपुर के अंदर है वो मेला है वो लगता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, निर्जला एकादशी मनाई जाती है। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशमी में या फिर ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशमी को या आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को या ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्षमी की एकादशी को? तो निर्जला जो एकादशमी है वो ज्येष्ठ महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस समय मनाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न अब हम मनोविज्ञान से 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं, यानी साइकोलॉजी के प्रश्न है। अब आ गए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत है वो नहीं है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग विकास होता है। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, ये भी सही है। विकास बाहरीय प्रक्रिया होती है, बिल्कुल नहीं होती। विकास एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। विकास विभिन्न पक्ष को अंतर संबंधित होता है। तो इस प्रकार हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हो गया गलत, और गलती हमें पूछा है तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा तत्व है मानव विकास को प्रभावित नहीं करने वाला नहीं है? वातावरण, वंशानुक्रम, संस्कृति और अधिगम। कौन सा है वो मानव विकास को प्रभावित है वो नहीं करता है? तो अधिगम है वो मानव विकास को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, माता के दंड मिलने पर बालक क्रोध होकर के अपना क्रोध अपने खिलौने छोटे भाई बहनों के ऊपर करता है। रक्षा की कौन सी युक्ति का कहने का मतलब अपना क्रोध है दूसरे के ऊपर दे रहा है? तो प्रतिक्षेपण कर रहा है, देखते हैं, प्रक्षेपण कर रहा है, अंतर्वेशन कर रहा है या प्रतिस्थापन कर रहा है या तर्क संगतिकरण है वो कर रहा है? तो क्या कर रहा है? वो प्रतिस्थापन कर रहा है। अपना काम है वो दूसरे के ऊपर थोप रहा है, अपने जो गुस्सा है वो दूसरे के ऊपर निकाल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, अमेरिका ने बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? पेस्टालोजी, स्टैनली हॉल, कोमेनियन या रूसो? अमेरिका के अंदर बाल आंदोलन के जन्मदाता है वो किसे माना जाता? तो स्टैनली हॉल है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, विवर्ती की विशेषता है। विवर्ती परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। विवर्ती जीवन पर्यंत चलती है। विवर्ती आंतरिक होती है। विवर्ती सीधा का मापन है वो नहीं किया जाता। विवर्ती की विशेषता है तो विवर्ती एक प्रकार से परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, इवान पावलो ने अधिगम के प्रयोग में कुत्ते प्रयोग किया। इस प्रयोग में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है? अनुबंध उद्दीपक है या अनुबंधित है, तटस्थ उद्दीपक है या इनमें से कोई नहीं? प्रश्नों की लैंग्वेज आजकल है वो अलग हो जाती है। तो अनुबंधन का
अनुबंधित हो जाता है, वो बंध जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, अल्बर्ट बांडुरो ने अध्ययनों का उल्लेख नहीं किया गया द्वारा प्रक्षेपण अधिगम किस तत्व के अंदर है? अवधान में, समर्थी में, अनुकरण में या क्रियाकलाप के अंदर? तो किसका उल्लेख है वो नहीं किया गया, अध्ययन के अंदर क्रियाकलाप का उल्लेख इन्होंने नहीं किया, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत के तहत आता है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम या क्रिया प्रस्तुत अधिगम? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर है वो कौन सा नहीं आता, तो अव्यक्त अधिगम है वो नहीं आता। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व है वो नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन व उपलब्धि। अभिप्रेरणा का जो मूल तत्व है वो इसके अंदर उपलब्धि है वो नहीं होती है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मानचित्र निरूपण के क्या क्या लाभ हैं? मानचित्र निरूपण की बात कर रहा है, उसके क्या क्या लाभ होते हैं? पूर्व अवधारणाओं के साथ नवीन अवधारणाओं को जोड़ करके समझने में सहायक होता है, बिल्कुल सही होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने में पृष्ठ पोषण देने में सहायक होता है, यह भी होता है। जटिल संरचनाओं की रूपरेखा बनाने के लिए भी सहायक होता है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, व्यक्तित्व को जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग यह मनोविज्ञान ने माना? किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? वेलेंटाइन ने, वुडवर्थ ने, होलफोर्ड ने या बोरिंग ने? व्यक्तित्व को जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह किसने माना है? तो यह वेलेंटाइन ने माना है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? कथा प्रसंग प्रक्षेपण, समाज मिति विधि, वाक्य पूर्ति परीक्षण या बाल अंतर्बोध परीक्षण? तो कौन सा है वो नहीं होता है, तो समाज मिति विधि के अंदर है वो नहीं, प्रक्षेपण की विधि है वो नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसके द्वारा किया गया था? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1890 केटल ने, 1916 टर्मन ने, 1908 अल्फ्रेड बिने ने या 1912 स्टर ने? तो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1908 के अंदर है वो किया गया था, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, चित्रकारों, वकीलों, डॉक्टरों इनमें बुद्धि पाई जाती है व दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि है वो पाई जाती है? यानी चित्रकारों के अंदर, वकीलों के अंदर, डॉक्टरों के अंदर और दार्शनिकों के अंदर। तो चित्रकार हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये अपने सामने किसी भी चीज़ को देख करके जो सामने दिख रही है उसी को देख करके इलाज करते हैं। दार्शनिक होता है वो भी सामने किसी भी विचार करके यह करता है, तो मूर्त बुद्धि होती है, गामक बुद्धि होती है, यांत्रिक बुद्धि होती है या अमूर्त बुद्धि होती है? तो इसके अंदर मूर्त बुद्धि है वो मूर्त बुद्धि। जो चित्रकार, वकील है, डॉक्टर है, दार्शनिक है, देखिए वकील है वो भी अपने एविडेंस है उसके हिसाब से करता है, डॉक्टर भी जांचों के हिसाब से करता है, लेकिन दार्शनिक होता है वो विचारों के हिसाब से करता है। चित्रकार भी है वो भी उसके सामने कुछ विचार होते हैं, तो इसके अंदर अमूर्त बुद्धि आएगी। दो में अमूर्त बुद्धि और इसके अंदर, तो हम इस प्रश्न है चित्रकार, डॉक्टर, बुद्धि, तो वकीलों, इसके अंदर हम अमूर्त बुद्धि है देख करके चलते हैं। चौथा ऑप्शन इसके अंदर है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, एक अध्यापक किसी भी समय में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है किस लिए? बुद्धि के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर, भाषाएं व व्यक्ति के आधार पर या फिर पाठ्यक्रम के आधार पर? व्यक्ति एक समय और समुदाय को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अगर समझता है तो भाषा ये व्यक्ति के आधार पर सीखेगा, न कि बुद्धि के आधार पर। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उनको लगातार पुरस्कार दिए जाएं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको किस प्रकार से उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए? उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए उन्हें विशिष्ट योगदान के अवसर दिए जाएं, दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, एक बालक को गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न बुद्धि रखता है, ऐसे बालकों को किस श्रेणी के अंदर रखा जाएगा? पिछड़े बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के अंदर, या औसत बालक या मनस्ताप बालक? तो किसके अंदर रखेंगे हम? पिछड़े हुए बालकों के अंदर, क्योंकि वह गणित विषय के अंदर है वो पिछड़ गया है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है,
कुछ लोग कहते हैं कि जब खेलने के लिए चले जाते हैं तो बालकों के गुस्सा आता है और जब पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित है? उदात्तीकरण, विस्थापन, प्रक्षेपण या प्रतिक्रिया निर्माण। कुछ लोग कहते हैं कि खेलने के लिए चलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा एक बच्चे को कहा जा रहा है कि खेलने के लिए चले, लेकिन बालक को गुस्सा आता है ऐसा करने के ऊपर और वह पहले से ही गुस्सा है। तो क्यों है? क्योंकि वह विस्थापन कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के अंतर्गत कितने मानसिक तत्व होते हैं? गिलफोर्ड को देख करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मनोविज्ञान के अंदर मैं बताऊंगा 3, 8, 5 और 10। तो गिलफोर्ड के अनुसार जो सृजनात्मकता के अंदर है वो मानसिक तत्व है, वो 5 तत्व है। इन्होंने बताया कि 5 तत्व है वो आते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम होता है, संतुष्ट पद रूप से सहयोग देता है या हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, आसानी से समायोजित हो जाता है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो सभी होते हैं, प्रयुक्त सभी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, वृद्धि एवं विकास का संबंध होता है वंशानुक्रम का या वातावरण का, या वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का? वृद्धि और विकास के अंदर है वो किस प्रकार का होता है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का इसके अंदर होता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है कब करता है? वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है, वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, या वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, वह अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रक्रिया के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान है वो करता है। तो कब बनाता है? वह अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रक्रियाओं के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान है वो करता है। उस समय अध्यापक की मनोविज्ञान है वो मदद करता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षण से अधिगम पर चल देना परिवर्तन हो सकता है। रटन को प्रोत्साहित करते रहना, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाना, या अगर शिक्षण केंद्रित तकनीकी को अपना करके, या परीक्षा परिणामों पर केंद्र होकर के। तो शिक्षण अधिगम पर चल देना परिवर्तन हो सकता है वो किस लिए होता है? कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है वो अपनानी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार है वो नहीं होते हैं। भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य या चिंतनात्मक उद्देश्य। चिंतन उद्देश्य कोई भी उद्देश्य वो नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित कार्य क्या करना? एक शिक्षक को कौन सा उचित कार्य है वो करना चाहिए? कहानी सुनानी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, या प्रश्न पूछना चाहिए, या श्यामपट्ट है रुचि बनाने के लिए वो किस प्रकार की है वो प्रयोग करेगा? तो प्रश्नों को पूछेगा तो बच्चों के अंदर है वो रुचि जागृत होगी। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है वो नहीं? इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? यह हमें पूछा है। ज्ञात से ज्ञात की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो कौन सा शिक्षण सूत्र है इसके अंदर है वो नहीं है, यह हमें इसके अंदर पूछा है। तो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर यह नहीं होता है और सभी है वो होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मध्यम चर शामिल होता है। देखिए, मैंने जॉन डीवी की जो बताई थी, हम शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी आश्रित चर होता है। यह आश्रित चर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक है और शिक्षक है। तो शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्य पुस्तक और विद्यालय। तो शिक्षण के दौरान जो मध्यस्थ चर होता है वह कौन होता है? तो पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ। हम किसको लेकर के चलते हैं? तो पाठ्यक्रम है वो हो जाएगा, और प्रथम चरण है वो शिक्षक है वो हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम इसका तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत इनमें से नहीं है। ये पूछा है। ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, यह तो होता है। पढ़ाई को रत्न प्रणाली से मुक्त करना, यह भी होता है। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों का झुकाव को रोकना, यह नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विकलांग बालकों की आयु वर्ग निर्धारित
किया गया है 6 से 14 वर्ष के लिए, 3 से 14 वर्ष या 6 से 18 वर्ष या 6 से 21 वर्ष जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ प्रकार के, तो 6 से 18 वर्ष है उनके लिए निर्धारित है, वो की गई। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ये हमें पूछा है। वैधता, विश्वसनीयता, नकारात्मक या वस्तुनिष्ठता, तो नकारात्मक है, वो इसके अंदर नहीं हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम हिंदी के प्रश्न, भाषा पहली हैं वो हिंदी हमने लेकर के चल रहे हैं, तो हिंदी के प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो हिंदी का पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 31 है, आश्रमवासी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, संप्रदाय तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष समास। आश्रम का वासी होता है या आश्रम के लिए वासी होता है तो हमें समास विग्रह वो करना आना चाहिए। तो अधिकरण तत्पुरुष समास है, वो हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, उपाध्याय शब्द में उपसर्ग है उपा, उप और अधि या बी और सी दोनों, यानी बी उप और अधि, तो उप और अधि दोनों होता है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण, एक प्रत्यय का उदाहरण है? अत्यधिक, कौटुंबिकी, आधिक्य या माणिक्य, तो इक प्रत्यय का उदाहरण है वो कौटुंबिक हो जाता है, अत्यधिक, तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, रसोई घर है यौगिक शब्द है, तत्सम शब्द है, रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द है? तो जो रसोई घर है वो यौगिक शब्द है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, अभ्यास का संधि विच्छेद होगा अभिधन आस, अभी प्लस आस, अभ्यय प्लस आस और अभी प्लस आस या अभी प्लस आस, अभ्या प्लस आस, तो अभी प्लस आस दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, मरीज शब्द है नित्य पुल्लिंग में, नित्य स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो मरीज शब्द है इस वह नित्य पुल्लिंग के अंदर है वो आता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम से एक दिन दुर्बल ब्राह्मण से थी, उक्त वाक्य का काल है सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल का, वर्तमान काल का, से थी, तो अपूर्ण भूतकाल का, तो से थी यानी भूतकाल के अंदर तो ये निश्चित रूप से चल गया है, और से थी अभी हुआ है, तो सामान्य भूतकाल के अंदर हम इसको रखेंगे, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, नित्य एक वचन कौन सा आता है? भगवान, कंगाल, ब्राह्मण या दिन? नित्य एक वचन में काम आने वाला जो शब्द है वो भगवान को हम लेते हैं, पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, पर ये बातें चित्त पर कुछ बैठती ही नहीं है, वाक्य में क्रिया भविष्य काल के रूप में होगा, इसका हमें भविष्य काल है वो बदलना है। पर ये बातें हैं चित्त पर कुछ बैठती ही नहीं है, बैठती नहीं है, बैठेगी नहीं होगी, नहीं बैठेगी नहीं रही होती, तो हमें किसके अंदर भविष्यत काल के अंदर है वो बदलना है। तो नहीं बैठेगी, तो नहीं बैठेगी, बैठती नहीं, यहाँ की जगह हम कुछ बैठती नहीं है इसका प्रयोग है वो करेंगी, तो भविष्य काल का वाक्य है वो बन जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, हम अपने बनाए हुए विशाल राज मंदिर में उन 3 दुर्बलों को ना जाने देंगे। किसको प्रश्न पूछा है कि हम अपने बनाए हुए विशाल राज मंदिरों के अंदर हम नहीं जाने देंगे, तो इसके अंदर रेखांकित पद है वो विशाल को कर दिया है, तो इसके अंदर क्या है? रेखांकित पद है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेष्य है या अव्यय है, तो एक प्रकार का विशाल है तो मंदिर की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का सार्थक अर्थ होगा सामान्य चीज से भी अच्छी सजना, सामान्य चीज को भी अच्छी सजाना, कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा, बिना सोच समझे काम करना या गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, तो यह होता है कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा करना, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं, बालू से रेत निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बालू से रेत निकालना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, बहुत साधन संपन्न होना, पूर्णतः स्वस्थ होना, तो असंभव कार्य करना होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, वाक्य में क्रिया के साथ लिंग, वचन, काल एवं कारक, पुरुष आदि संयोग मेल क्या कहलाता है? अन्वय, पदक्रम, आसक्ति या सार्थकता। वाक्य के अंदर जैसे लिंग है, वचन, काल, कारक आदि पुरुषों का जो संयोग हो जाता है तो उसे हम अन्वय कहेंगे। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, नेत्रा शब्द हिंदी अर्थ होता है, नेत्रा राजस्थानी भाषा का शब्द, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? छाछ बनाने से प्रयुक्त होने वाला एक यंत्र होता है। राजनीतिक पार्टियों से संबंधित नेता बेल हाँकने के लिए दंड होता है उपयुक्त में से। तो नेत्रा हम छाछ पिलाने के लिए हैं प्रयोग में लेते हैं। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। उपयुक्त का मिश्र वाक्य होगा। मिश्र कौन सा वाक्य पूछा है? मिश्र वाक्य रूपांतरित करना है। छात्रों ने परिश्रम किया और हो गया तो संयुक्त वाक्य हो गया। परिश्रम करने वाले उत्तीर्ण हो जाएंगे, ये नहीं हुआ। परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, तो चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर हो गया। प्रश्न नंबर 46 है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता प्रकट करती है। इकाई विधि का ये कथन है। थॉमस एमरिस का, मॉरिसन का, हर्बर्ट का या हेनरी हेरप का। तो किसका कथन है? यह तो ये थॉमस एमरिस का कथन है। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों का स्पष्टीकरण किस विधि के अंदर होता है? प्रदर्शन विधि, सैनिक विधि, वाचन विधि या इनमें से कोई नहीं। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों का स्पष्टीकरण है वो किस विधि के अंदर होता है? तो प्रदर्शन विधि के अंदर है वो होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा में भाषाई वातावरण बनाने के ऊपर अधिक बल देना चाहिए। तद्दल विधि के अंदर दिया जाता है या प्रत्यक्ष विधि के अंदर या दूरस्थ शिक्षण के अंदर या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराने की बजाय कक्षा के अंदर हमें भाषाई जो वातावरण है उसका क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक है वो वातावरण बनाने की कोशिश तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर है, ऐसा होता है। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष होता है। पुस्तक का आकार, प्रकार, पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, जिल्द या प्राकथन। तो जो अध्ययनात्मक होता है वो प्राकथन होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, CCE व्यापकता का से निम्नलिखित में से नहीं है। पहला है विषयों की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या उपकरणों की व्यापकता में नहीं है वो पूछा है। CCE के अंदर कौन सी व्यापकता है उसका आशय है वो नहीं होता है। तो प्रश्नों की व्यापकता है इसके अंदर नहीं होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, सीतावाद्य किस तरह शिक्षण सामग्री है? सीतावाद्य एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, वो किस प्रकार का है? सर्वे वाद्य है, दृश्य वाद्य है या सर्वे है, दृश्य सर्वे साधन है या स्पर्श है? तो सीतावाद्य है वो सर्वे है, वो सुनने का होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल के घटक हैं। श्यामपट्ट लेखन के, प्रस्तावना कौशल के, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के या उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। तो किसके होते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के ये होते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कहाँ प्रयोग किया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में या कोलंबिया के अंदर या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर? तो दल जो शिक्षण है उसका सबसे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ पर हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? चतुर्थ के अंदर, षष्ठम में, तृतीय में या प्रथम में? जो चौथा होता है उसके अंदर इकाई का, उसके अंदर गृह कार्य है वो दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाय साधी मानी जाती है? सैनिक विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि या भाषा शिक्षण यंत्र विधि या अनुकरण विधि? अपेक्षाकृत व्यवसाय विधि है वो कौन सी विधि इनमें से है वो मानी जाती है? तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि है, क्योंकि यंत्रों को हम खरीदते हैं तो ये एक प्रकार से व्यवसाय चलाने वाली विधि है वो हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, अध्यापिका का सहमति से सिर हिलाना
किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? अध्यापिका सिर हिला रही है। किस प्रकार के? नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, और या नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, या सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। तो सिर हिला रही, बोल नहीं रही है, तो सकारात्मक तो है ही, लेकिन अशाब्दिक है क्योंकि वह शब्दों से बोल करके नहीं कह रही है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है अक्षर सिखाना, उनको क्रियाशील बनाना, बारखड़ी सिखाना, या लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो किस प्रकार का होता है? लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? ब्लूम के द्वारा, मोरिसन के द्वारा, या ग्लोवर के द्वारा, या हर्बर्ट के द्वारा? मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा है? वो प्रदीपत है वो, तो ब्लूम के द्वारा है, वो प्रतिपादित किए गए थे। तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना निम्न में से किस पर अधिक बल देती है? पाठ्यक्रम के ऊपर, छात्र अनुक्रिया के ऊपर, पाठ्यक्रम शिक्षक अनुक्रिया की, दोनों के ऊपर, या शिक्षक अनुक्रिया की? अधिगम अनुक्रिया केंद्रित इकाई है वो सबसे ज़्यादा बल है वो किसके ऊपर? छात्र की अनुक्रिया होती है, इसके ऊपर देता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? अनुध्वनि विधि, अक्षर बोध विधि, या संगीत विधि, या ध्वनि साम्य विधि? तो ध्वनि जो समान रूप से प्रतीत होने वाली ध्वनि है उसके अंदर एक समान से जो उदाहरण होते हैं उसका ज्ञान है वो करवाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अब हम संस्कृत के भाषा जो दूसरी है उसके हम कितने प्रश्न करने वाले हैं? 30 प्रश्न। ये सेम टू सेम 2025 का आपका जो रीट का पात्रता परीक्षा होने वाली है उसके हिसाब से मॉडल पेपर चल रहे हैं। तो संस्कृत का पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 61 है, प्रविष्टा पदे का धातु? प्रविष्टा के अंदर धातु कौन सी है? विष्टा, विष, या विष, या विष्टा? तो कौन सी प्रविष्टा के अंदर धातु है वो विष हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, अफगानिस्तानिया अस्य पद से विशेष्य पद कौन सा विशेष्य पद? अतिक्रमण, आतंकवादिनी, या कार्मिकम, या निर्ज पर्वत प्रदेश है? तो अफगानिस्तानिया इसके अंदर जो विशेष्य पद है वो आतंकवादिना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, असम दिए हो पदे विभक्ति प्रयुक्ता? असम इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? तृतीय, चतुर्थी, षष्टमी, या सप्तमी? तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, बही कृतुम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम? मार्ग है, प्रस्थानम, आगमनम, या निर्शनाय? तो कौन सी इसमें पदम प्रयोग कौन सा पद है वो प्रयोग किया गया है, ये हमें पूछा है। तो इसके अंदर निर्सहनीय प्रयोग का प्रयोग हुआ है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, निसंकोचम इत्यत्र कै संधि? इसके अंदर कौन सी संधि है? निसंकोच के अंदर चरत्व संधि, उत्व संधि, रलोप संधि, या विसर्ग संधि? तो इसके अंदर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नि है धन संकोच, तो स का आगमन तो हो जाता है। तो चौथा इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, समप्राप्य है इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय कै वर्तते? सम प्लस प्राप प्लस यत, सम प्लस प्र प्लस लेप लेप, सम प्लस प्र प्लस आप प्लस लेप, सम प्लस प्र प्लस यत। तो समप्राप्य है इसके अंदर कौन से प्रत्ययों का, यानी इसका जो प्रारूप है वो किस प्रकार से बनेगा? तो सम प्लस प्र प्लस आप प्लस लैप यह बनेगा। लैप इसके अंदर प्रत्यय है, आप धातु है, प्र है, और सम इसके अंदर क्या उपसर्ग है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, पयुष कलशम इत्यत्र कै समास? इसके अंदर कौन सा समास है? पयुष कलश के अंदर अविभाव समास है, कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है, या बहुव्रीहि समास है? तो इसके अंदर तत्पुरुष समास है वो हो जाएगा पयुष का कलक। तो पयुष का कलश तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, प्रांगमुख इत्यत्र कै संधि? अनुस्वार संधि, दीर्घ संधि, अनुनासिक संधि, या पूर्व स्वर्ण संधि? प्रांगमुख है इसके अंदर कौन सी संधि देखने को मिलती है? अनुनासिक संधि है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, सत्कर्मसु इतर से विभक्ति वर्ते? तृतीया,
चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति या सप्तमी। सत्कर्मसु इसके अंदर कौन सी विभक्ति है ये हमें पूछा है, तो सप्तमी विभक्ति है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, अस्मिन् श्लोके किम छंदम प्रयुक्तम, कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? द्रुत, विलंबित छंद, भुजंग, भुजंग, पर्यातम या मालिनी या अनुष्टुम, तो कौन से छंद का प्रयोग? अनुष्टुम छंद का प्रयोग हुआ है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, इत्यत्र संस्कृत अनुवाद करते हैं, हमें संस्कृत के अंदर इसका अनुवाद है वो करना है। छात्रा अध्यापकेन पठन्ति, छात्राः अध्यापक से पठन्ति, छात्रा अध्यापकात् पठन्ति या छात्रा अध्यापकम पठन्ति, तो छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा? अध्यापकात् पठन्ति, अध्यापक से अध्यापकात् हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, पिनः देवता है, पिनः देवता है, धावने असमर्थ है वर्तते, अस्मिन् वाक्यम विशेषण पद। पिनः देवते धावने वर्तते, हमें इसके अंदर क्या पूछा है? विशेषण पद है वो पूछा है। तो पिनः है, देवदत्त है या असमर्थ है या धावने, तो विशेषण पद है वो इसके अंदर है, पिनः है वो हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, अधो लिखतेषु शुद्ध रूपम चुनती, इनमें से शुद्ध रूप को हमें चुनना है। एयम रमा पुस्तकम पठन्ति, एतत् सोहन पत्र लिखती, इदम जलम पेयम अस्ति या इदम राम उद्याने क्रीडति। इन अधो लिखते तो शुद्ध रूप हमें, अच्छा शुद्ध रूप को हमें चुनना है। तो इदम जलम पेयम अस्ति ये हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, सर्व इदम ब्रह्म, रिक्त स्थान हमें करना है सर्वम ब्रह्म इदम रक्षिति, लघु सदैव या पूज्यते, तो क्या हो जाएगा? खलु हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, आख्यायिका भेद वर्तते, आख्यायिका भेद कौन सा है? गद्य से, पद्य से है, नाटक का है या रूप का है? तो आख्यायिका वो किसका भेद होता है? गद्य का भेद होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, दृश्य साधनम वर्तते, इनमें से कौन सा है? वो दृश्य साधन है। प्रकृतिवत्ते, आकाशवाणी, ध्वनि मंजिका या ध्वनि संजिका, तो ये तो सर्वे साधन हो गए। प्रकृतिवत्ते ये नहीं होगा, तो आकाशवाणी होता है वह दृश्य साधन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, भाषा शिक्षण से सिद्धांत नास्ति, इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? स्वाध्यायिकता सिद्धांत, अभ्यास सिद्धांत, अनुपात क्रम से सिद्धांत, निष्क्रियता का सिद्धांत, तो कौन सा सिद्धांत है? तो निष्क्रियता का सिद्धांत है वो नहीं होता है भाषा शिक्षण के अंदर। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, निगमन विधि अंतिम सोपानम वर्तते, निगमन विधि का अंतिम सोपान कौन सा होता है? नियमन बोधनम, नियमन परीक्षणम, नियमन स्पष्टीकरणम या सत्यापनम, तो निगमन विधि का जो अंतिम सोपान होता है वो सत्यापन करना होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, व्याकरण शिक्षण अनौपचारिक शिक्षण विधि वर्तते, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि या निगमन विधि या आगमन विधि, तो व्याकरण शिक्षण की अनौपचारिक शिक्षण विधि कौन सी होती है? तो भाषा संसर्ग विधि है वो होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, अत्र विश्वसनीय परिणाम न पर्याप्त, इनमें से कौन सा विश्वसनीय परिणाम है वो नहीं होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नेषु, निबंधात्मक प्रश्नेषु या संयोजनात्मक प्रश्नों से या सत्य असत्य प्रश्नेषु, तो अत्रि विश्वसनीय परिणाम न पर्याप्त, किस प्रश्नों के माध्यम से वो विश्वसनीय परिणाम है वो देखने को हमें नहीं मिलते हैं? तो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, इसके हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, मौखिक परीक्षा भेद न वर्तते, मौखिक परीक्षा का कौन सा भेद नहीं है? शलाका परीक्षा, अंत्याक्षरी परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा या शाक्ति परीक्षा, तो मौखिक परीक्षा का एक भेद है वो कौन सा नहीं है? तो शाक्ति परीक्षा है वो नहीं होता है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, लेखनशिलया परीक्षणम के प्रश्न भवती, लेखनशिला का कौन सा परीक्षण नहीं है? कौन सा परीक्षण है? लेखन कौशल का बात हो रही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मेल विलाप वाले प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न या असत्या प्रश्न, तो कौन सा प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न है, यह नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है कस्याचित् कक्षायां प्रायः सर्वे छात्राः मातृभाषया च व्यवहरन्ति अत्र अन्यभाषया कक्षायाः संदर्भे इदम् अवगन्त्यं यत् छात्राः परस्परं लक्ष्यभाषायां व्यवहर्तुं प्रेरित्वा या छात्रे भयं लक्ष्य भाषया व्यवहार आवश्यकं न या मातृभाषा प्रयोग सर्वदा निषिद्ध, मातृभाषा का प्रयोग हमेशा निषिद्ध होता है, या फिर छात्रा सुविधा अनुसार लक्ष्य से विदेशु या छात्रों की सुविधा के हिसाब से उनका प्रयोग कर लेना। तो इसके अंदर कौन सा अवनित संदर्भ के अनुसार छात्रों की मातृभाषा व्यवहार, तो छात्र परस्पर लक्ष्य पर्याप्त प्रवृत्ति हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 84 है अधिगम अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्चतम स्तरीय चिंतने संबंध स्मरणात्मक, अवबोधनात्मक, विश्लेषणात्मक या मूल्यांकन, तो किसका उच्च स्तरीय चिंतन है वो होता है, यह हमें इसके अंदर पूछा है। तो विश्लेषणात्मक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 रसानुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति, रसानुभूति का मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, काव्य शिक्षण से, कथा शिक्षण से, गद्य शिक्षण से या व्याकरण शिक्षण से, तो कौन सा है, एक मिनट, कौन सा है वो होता है, ये पूछा है कि रसानुभूति का मुख्य उद्देश्य है वो काव्य शिक्षण होता है मुख्य, तो काव्य शिक्षण होता है, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है युवा विषयाम भाषा अधिगम संदर्भ अनुभूति सामान्य अर्जनम, नैपुण्य भाव या नैपुण्य अधिकम या भाषा अर्जन कठिन, तो कौन सा हो जाएगा, नैपुण्य भाव होता है, इसके अंदर निपुणता का भाव पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 भाषा शिक्षण से मुख्यतः संबंध के से अस्ति, भाषा शिक्षण का मुख्य संबंध कौन सा होता है, ज्ञानात्मक पक्षेण, अनुभवात्मक पक्षेण या मनोक्रियात्मक पक्षेण या संसाधनेन, तो कौन सा होता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष है वो होता है, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है कस्मिन् वैश्वी बाला प्रियाय भाषा अधिका सक्षमा अष्टौ वर्षे भया पूर्वम, 8 वर्षे भया पश्चात, 10 वर्षे भया पूर्वम या 13 वर्षे भया पश्चात, तो किस प्रकार का है वो होता है, तो 8वें भया पश्चात, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है सहज रूप से भाषा अधिगम संदर्भ महत्वपूर्ण अस्ति, भाषा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सहज रूप से लेखनम, अधिगम शब्द अधिकृत वाक्य निर्माणम या कथन शैल्या अपेक्षया अर्थ स्पष्टीकरणम या अभिभावकानाम वाक्यांशरणम, इसका सहज रूप से अधिगम है वो कहाँ से महत्वपूर्ण है, भाषा का अर्जन कब करते हैं, जब बालक कहाँ पर रहते हैं, अधिगम शब्द अधिक वाक्य निर्माण करेंगे तो जब सबसे ज़्यादा इसका अधिगम का है वो करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है और संस्कृत भाषा का अंतिम प्रश्न है, कौन सा है, अदह प्रारंभिक स्तरे गीत श्लोके गायन महत्व संबंधानि कानि चित वाक्यानि लिखतानि किम कथनम समीचीनम, तो कौन से कथन है प्रारंभिक स्तर के लिए गीत गाते हैं, गीत है, श्लोक है, गायन है, महत्वपूर्ण गद्य का करते हैं, तो छात्राः छाना नहीं है छात्रा है, छात्राः लक्ष्य भाषा संबंध है ध्वनि भी परिचिता भवेयुः, छात्राः अनुकरणात्मक कौशलं विकसित भवेत्, छात्रा ध्वनि सौंदर्येण अनुतानेन तेन च प्रबुद्ध्या भवेयुः, या छात्रा नवीन शब्दानुसार सानंद पठेयुः, तो प्रारंभिक स्तर के लिए छात्र है वो किसका प्रयोग करते हैं, तो छात्र नवीन शब्दों का अनुशासन पाठों के माध्यम से सीखते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने मॉडल नंबर 18 की है वो चर्चा है वो कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आपका जो अध्ययन कार्य है वो सुचारू रूप से चल रहा है और हमें किसी भी तरह से तनाव के अंदर है वो नहीं रहना है।
आपको मॉडल पेपरों के माध्यम से आपका मॉडल, इन मॉडलों से करोगे तो आपकी रीट पात्रता भी है बड़ी आसानी से हो जाएगी, कोई इतना कठिन नहीं है। तो आगे की चर्चा हम अगले मॉडल पेपर के साथ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।